हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि और लेखक परिचय के सीरीज में लेके आए हैं हिंदी के वो दो महान कवि जिन्होंने राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय कवि की दुनिया में अपनी एक नई प्रसिद्धि प्राप्त करी है। इनका नाम है माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो आज चले शुरू करते हैं। उनका एक काव्य संसार हम पढ़ेंगे। आपके एग्जाम के अंदर यहाँ से पक्का जो प्रश्न बनने वाला है, तो आप हम इसको लगातार देखना है। और शुरू करते हैं आज की क्लास। तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के दो महान कवि और लेखक जिनका नाम हिंदी साहित्य इतिहास में अमर है, उनको आज हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी साहित्य के दो महान युग प्रवर्तक कवि थे जिनका नाम माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो आज हम अलग अलग दोनों का अध्ययन करेंगे और उनकी काव्य रचनाओं के बारे में जिक्र करेंगे। उनकी कौन सी रचना के ऊपर कौन सा पुरस्कार मिला था, इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम के अंदर जरूर पूछे जाते हैं। तो चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है और राष्ट्रीय चेतना, त्याग और बलिदान की अमर पुकार जगाने वाले युग चरण के प्रणेता के नाम से जाने जाते हैं। इनका जन्म कब हुआ और उनको कौन कौन सी रचनाओं पर कौन से पुरस्कार मिले थे, तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी का जीवन परिचय पढ़ते हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म 1889 में हुआ था और 1968 में उनकी जो है उनका निधन हो गया। जन्म स्थान कहाँ हुआ? जन्म स्थान उनका जो है बम्बई, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में जन्म हुआ था। संपादन कार्य उन्होंने क्या किए थे? उन्होंने देशभक्ति की अलग जगाने वाले पत्रों में से मुख्य रूप से जो पत्र उन्होंने लिखे थे, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत करने का काम किया, देशभक्ति भावना की अलग जगाने का काम किया, उनमें मुख्य रूप से जो पत्र थे उनका नाम था, देखो, प्रभा। पहला पत्र था प्रभा, प्रताप और करमवीर। ये जो तीन पत्र थे उनको भी आपको याद रखना है, ठीक है। प्रभा, प्रताप, करमवीर, और करमवीर को राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत माना जाता है। वेरी इंपोर्टेंट। जो करमवीर पत्र था उसको राष्ट्रीय जागरण का अग्रदूत का मतलब हो गया। उस पत्र में उस समय अंग्रेजों का राज था और अंग्रेजी राज के खिलाफ उन्होंने भारतीय लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने का काम इस पत्र के माध्यम से किया था, इसलिए अग्रदूत माना जाता है ये पत्र, जिनका नाम है करमवीर। इधर देखते हैं साहित्यिक जो है स्थान व सम्मान, पहचान व सम्मान उनको कौन कौन सा मिला था। उपनाम, हिंदी काव्य जगत में उन्हें आदर्श पूर्वक एक भारतीय आत्मा के उपनाम से जाना जाता है। प्रश्न आता है, एक भारतीय आत्मा के उपनाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो आपका उत्तर होगा माखनलाल चतुर्वेदी। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1955 में। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में उनकी कालजय काव्य, जिनका नाम था हिम तरंगिणी, 1949 के अंदर प्रकाशित हुई थी और उनके लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। वेरी इंपोर्टेंट, प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो इनकी रचना का नाम याद रखना है। उनकी रचना का नाम है हिम तरंगिणी, ठीक है ना। और वो कब लिखी गई थी, प्रकाशित हुई थी 1949 में प्रकाशित हुई थी और 1955 में हिंदी का सबसे बड़ा पुरस्कार, जिनका नाम है हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है ना। तो ये जो है चीजें आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है। आगे चल के देखते हैं। देखो, अब उनकी माखनलाल चतुर्वेदी की प्रमुख और कौन कौन सी रचनाएं थी, तो पहली रचना आ रही है हिम किरीटनी। हिम किरीटनी, हिम किरीटनी जो लिखी गई थी 1943 में। ये उनकी प्रथम काव्य संग्रह था, उनका प्रथम काव्य संग्रह हिम किरीटनी, ठीक है ना। जिनमें राष्ट्रीय प्रेम की ओजस्वी धारा प्रवाहित होती है, यानी जिसमें राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत होती है, ठीक है। दूसरी रचना थी हिम तरंगिणी,
जो 1949 में प्रकाशित हुई थी, उसको सर्वाधिक कलात्मक अभिव्यक्ति, जिसे हिंदी के पहले जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार का गौरव मिला था। पीछे अपने देखा था हेम तरंग ने। अन्य महत्वपूर्ण काव्य संग्रह कौन कौन से थे? माता, युग चरण, वेणु लो गूंजे धरा, समर्पण और मरणोपरांत प्रकाशित रचना थी। ये पूछा जाता, मरणोपरांत प्रकाशित रचना कौन सी थी? जिनका नाम था धूम्र विलय। और वो कब प्रकाशित हुई थी? 1981 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। प्रसिद्ध और कौन सी कविताएं हैं जो अपन पढ़ते हैं, बार बार हमारे पाठ्यक्रम के अंदर पूछी जाती हैं और पढ़ी जाती हैं? पुष्प की अभिलाषा, ठीक है, कैदी और कोकिला, बहुत सुंदर जो रचना है कैदी और कोकिला, उनकी सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रेम प्रेरक देशभक्ति रचना है। पुष्प की अभिलाषा और कैदी और कोकिला, जरूर ये बहुत अच्छी पुस्तकें हैं, बहुत अच्छी जो हैं कविताएं हैं, तो इसको आपको पढ़ना है। आगे आप देखते हैं हिंदी के दूसरे कवि, राष्ट्रीय कवि, जिनका नाम है रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, रामधारी सिंह दिनकर अनल के कवि, ठीक है ना, और द्वितीय राष्ट्रीय कवि नाम से भी उनको जाना जाता है। ठीक है, औज, पौरुष, विद्रोह और राष्ट्रीय चेतना के अमर गायक थे। यानी उस समय उनकी रचनाओं के अंदर इस प्रकार की भावनाएं थी जिनसे लोग देश प्रेम उनके मन में उमड़ उमड़ करके आता था, और वो उस समय अंग्रेजों के खिलाफ देशभक्त के लिए, देशभक्त के रूप में सामने आते थे और देश के लिए मरने मिटने को तैयार हो जाते थे। तो ये जो उनके रचनाओं का एक प्रभाव था। रामधारी सिंह दिनकर की और जीवन परिचय अपन देखते हैं, वो उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं जीवन वर्त और पहचान। जीवन काल, यानी 1908 में आपका जन्म हुआ और 1974 में निधन हो गया। जन्म स्थान कौन सा था? सिमरिया गांव, जिला मुंगेर, बिहार। ठीक है ना, बिहार राज्य है, मुंगेर जिला है, ग्राम है सिमरिया। ठीक है ना। उपाधियां कौन कौन सी मिली थी दिनकर जी को? उनके औजपूर्ण लेखन के कारण, यानी इस प्रकार का जो लेखन करते थे जिसमें जोश भरा हुआ था, औज था, मतलब जोश था, और इस कारण से उनको अनल का कवि उपनाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, अनल यानी आग, अनल का कवि, आग का कवि कहते हैं। और मैथिली शरण गुप्त के बाद वे हिंदी के द्वितीय राष्ट्र कवि नाम से भी जाने जाते हैं। तो प्रथम आता है नाम, तो कौन थे प्रथम? मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है, ये प्रथम राष्ट्र कवि थे, प्रथम राष्ट्र कवि। और द्वितीय कौन थे? द्वितीय राष्ट्र कवि थे रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर, जिनको अपन पढ़ते हैं। प्रथम का नाम याद रखना और द्वितीय का नाम भी आप याद रखना। अनल के कवि के नाम से आता प्रश्न, तो आपका उत्तर होगा रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद उनको पुरस्कार कौन कौन से मिले थे? देखो, राष्ट्रीय जो प्रतिष्ठित राष्ट्रीय पुरस्कार मिले थे। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1959 के अंदर। उनके ग्रंथ का नाम है, जिनका संस्कृति के 4 अध्याय एक निबंध संग्रह है, संस्कृति का 4 अध्याय एक निबंध संग्रह है, उनके ऊपर उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1959 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 1972 में। और उनकी जो प्रसिद्ध काव्य रचना कौन सी थी? एक महाकाव्य था जिनका नाम था उर्वशी। ठीक है ना, उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित हुआ था। और उनको हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार मिला था, जिनका नाम था ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है ना। 2 प्रश्न बन रहे हैं यहां से कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? उनकी कृति थी संस्कृत के 4 अध्याय, संस्कृति के 4 अध्याय, और ये एक निबंध संग्रह था। ठीक है ना, उनके ऊपर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था उर्वशी, जो एक महान महाकाव्य है। ठीक है ना, उस महाकाव्य के ऊपर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो इस प्रकार से जो है उनके सम्मान और उनका जन्म परिचय हमने देखा है। उसके बाद उनका काव्य संसार और कौन कौन सा था, ठीक है ना, ये पढ़ते हैं। और कौन कौन सी रचनाएं थी आपकी? प्रारंभिक कृतियां कौन सी थी? रेणुका, जो 1935 में प्रकाशित हुई थी, और हुंकार 1938 में प्रकाशित हुई थी।
रसवंती, रसवंती हुई थी 1940 में प्रकाशित, और द्वैत गीत ये 1940 में प्रकाशित हुई थी, और सामधेनी, सामधेनी 1946 में प्रकाशित हुई थी। ओज और कोमलता का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है, ओज गुण भी था और थोड़ा बहुत कोमल यानी थोड़ा बहुत माधुर्य गुण की प्रधानता भी इनमें थी। ठीक है, कुरुक्षेत्र आपने पढ़ा होगा, कुरुक्षेत्र बहुत प्रसिद्ध रचना थी आपकी। ठीक है, कुरुक्षेत्र 1946 में, और रसिमरती जो 1952 में प्रकाशित हुई थी। कुरुक्षेत्र आधुनिक युग का महाभारत चिंतन, वही रसमरती, रसिमरती कर्ण के जीवन व न्याय संघर्ष पर आधारित अत्यंत लोकप्रिय प्रबंध काव्य था। ठीक है ना, दोनों को याद रखना। एक तो था कुरुक्षेत्र जो महाभारत चिंतन पर था, कुरुक्षेत्र महाभारत चिंतन पर था, और दूसरा था रसिमरती, ये कर्ण के जीवन से जुड़ी हुई एक न्याय संगत या न्याय संघर्ष पर आधारित अत्यंत लोकप्रिय रचना थी। कर्ण कुंती के 5 छठे पुत्र के नाम से भी जाने जाते हैं, और उनका जीवन कैसा था, उन्होंने किस प्रकार न्याय के लिए संघर्ष किया था, ये कुछ बातें आपको रसिमरती में देखने को मिलता है। उर्वशी जो 1961 में प्रकाशित हुई थी, काम और आध्यात्म के दर्शन और उसके साथ साथ में अंतर संबंधों पर आधारित उत्कृष्ट एक गीतिक काव्य था, जिनको गाया जाता था, गाने के लिए उर्वशी, उर्वशी 1961 में प्रकाशित हुई थी उनकी रचना। इतिहास के आंसू वे अन्य, और कौन कौन सी उनकी रचना थी देखो, धूप और धुआं जो 1951 में प्रकाशित हुई थी, इतिहास के आंसू जो 1951 में प्रकाशित हुई थी, साथ साथ में भारत चीन युद्ध की जो पृष्ठभूमि पर एक रचित रचना थी, जिनका नाम था परशुराम की प्रतीक्षा। क्या नाम था? परशुराम की प्रतीक्षा, जो 1961-63 में प्रकाशित हुई थी। यहां पर अपने जो है बहुत ही सुंदर ढंग से एक अच्छे स्लाइड के रूप में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से उनके जीवन से जुड़े हुए। यहां से प्रश्न आपका 101% बनेगा, तो इसको लगातार देखना, लाइक करना, और आगे से आगे आप इसको शेयर भी करना। धन्यवाद।